एक लेजेंडरी हीरो, एक डीमन क्वीन और एक ऐसी दोस्ती जो दुश्मनी से भी ज्यादा गहरी है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे इतामी का दिल धीरे धीरे डीमन वर्ल्ड में दोबारा जीना सीख रहा है और कैसे एक सिंपल फायरवर्क्स फेस्टिवल सब कुछ बदलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप देख रहे हैं एनिमे लॉर हिंदी। हमारी कहानी शुरू होती है इस युग के करंट डीमन लॉर्ड के डार्क कासल से। कासल का आउटर अपीयरेंस और उसका एटमॉस्फेयर बहुत ही हार्श और अनफॉरगिविंग था, बिल्कुल उस रूलिंग लॉर्ड के नेचर जैसा। लेकिन आज की रात बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। डीमन लॉर्ड के चेम्बर्स के मैसिव गेट्स को फोर्सफुली किक करके खोल दिया गया था। डीमन लॉर्ड के चेहरे पर एक सिनिस्टर सी स्माइल आ गई, क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान था जो इतनी दूर तक उसके डोमेन में आ सकता था, द लेजेंडरी हीरो। हाँ, बिल्कुल सही, बहादुर हीरो आखिरकार हर हीरो की जर्नी के लास्ट स्टेप तक पहुंच चुका था, डीमन लॉर्ड के थ्रोन रूम में एंटर करना। और नॉर्मली इसका मतलब होता है एक डेडली फाइट, लाइफ और डेथ के बीच। इसका मतलब ये भी था कि इस एरा का हीरो सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं बल्कि इतना करेजियस भी है कि डीमन रेस के ओवरलॉर्ड को चैलेंज कर सके। डीमन लॉर्ड ने हीरो की तारीफ की, इतनी मुश्किलें झेलकर यहाँ तक पहुँचने के लिए, पर उसके लिए ये ब्रेवरी नहीं बल्कि स्टुपिडिटी थी और शायद हीरो के लाइफ का लास्ट एक्ट था। लेकिन ब्लोज एक्सचेंज होने से पहले, ब्लड शेड होने से पहले, टीथ ग्रिट होने से पहले ही एक ब्लेड के कोल्ड फ्लोर पर गिरने की आवाज आ चुकी थी। ये बिल्कुल भी वो नहीं था जो डीमन लॉर्ड एक्सपेक्ट कर रही थी। वो पूरी तैयारी में थी ह्यूमन रेस के चैंपियन से टूथ एंड नेल फाइट करने के लिए, लेकिन उसके सामने जो खड़ा था वो एक क्रिम्सन हेयर वाला यंग लड़का था, डेड आइज के साथ। वो रो रहा था और साथ ही पागलों की तरह हंस भी रहा था। परफेक्ट हीरोइट इमेज के बजाय वो लड़का थका हुआ, डिशेवल्ड और ब्रोकन लग रहा था। वो लड़खड़ाते हुए बस इतना कह रहा था, बस अब मुझे मार दो। इस अजीब ट्विस्ट ऑफ फेट में उस रात कोई फाइट नहीं हुई। हीरो को डीमन लॉर्ड ने अपनी गोद में खींच लिया, एक हाथ से उसके सर पर थपकी देती हुई और दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़े हुए। उसने कहा कि जिंदगी में अच्छा और बुरा दोनों होता है, पर कुछ बुरे इंसिडेंट्स के बाद गिव अप करना कभी सही रास्ता नहीं होता। अंदर ही अंदर उसने सोचा, इंसान कितने क्रूअल होते हैं। ये लड़का उसका सबूत था। सिर्फ 17 साल की एक हैंडसम लड़के को उस जैसे ऑल पावरफुल डीमन लॉर्ड के सामने लड़ने भेज दिया गया। बेचारा लड़का एक बिल्कुल अलग दुनिया से समन किया गया था। उसे अपनी जान रिस्क में डालने पर मजबूर किया गया, एक स्टूपिड किंग, उसके अब्यूज्ड स्लेव्स और एक एंडलेसली करप्ट किंगडम के लिए। और यहीं से शुरू होती है एक डिप्रेस्ड हीरो और एक डीमन क्वीन की कहानी। ये कहानी आगे कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता, पर इतना पक्का है कि ये डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिना किसी खास वजह के डीमन क्वीन ने डिसाइड किया कि वो फिलहाल इस हैंडसम हीरो का ख्याल रखेगी। वो इतना तक चली गई कि उसे एक कंफर्टेबल बेड दिया सोने के लिए और खुद पास ही बैठकर दिन भर बस लाउंज करती रही, चेन स्मोकिंग के साथ। उसे ये आयरनी भी समझ आ रही थी। आखिरकार वो इस रियल्म की डीमन लॉर्ड थी। उस हीरो की मदद करना जिसका फाइनल क्वेस्ट उसे मारना है, थोड़ा और तो था ही। कुछ टाइम बाद वो यंग लड़का आखिरकार अपनी थकी हुई ब्लडशॉट आंखें खोलता है। सबसे पहला सवाल जो उसके दिमाग में आता है, मैं कहाँ हूँ? तभी पास से उसकी फेमिलियर आवाज सुनाई देती है। उसे लगा शायद उसकी मरने की विश पूरी हो गई है और वो पैराडाइज में चिल कर रहा है। इस थॉट के साथ उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रीपी स्माइल आ जाती है। डेड आइज के साथ वो स्माइल देखकर डीमन लॉर्ड खुद डर जाती है। जब लड़के को रियलाइज होता है कि वो अकेला नहीं है तो वो भी घबरा जाता है और पूछता है, क्या मैडम डीमन लॉर्ड भी मर गई और पैराडाइज आ गई? डीमन क्वीन तुरंत उस गलतफहमी को तोड़ देती है। हीरो अपने शरीर की चोटों को महसूस करता है और समझ जाता है कि वो अभी जिंदा है। अगला सवाल उसके दिमाग में ये होता है कि मैं असली में कहाँ हूँ? डीमन क्वीन कैजुअली बताती है कि वो डीमन लॉर्ड के कासल के एक रूम में है। उसकी आंखें इतनी लाल हो गई थी रोने की वजह से कि बाद में वो उसकी गोद में ही सो गया था। तब डीमन क्वीन ने खुद उसे उठाकर यहाँ लाकर सुलाया। सिचुएशन समझने के बाद लड़का पूछता है, आप मुझे कब मारेंगी? डीमन क्वीन लेजी टोन में कहती है कि कोई किलिंग नहीं होने वाली, कम से कम अभी नहीं। ये सुनकर रिलीफ होने के बजाय लड़का और ज्यादा डिप्रेस्ड लगने लगता है। डीमन लॉर्ड के कासल के हॉल्स अंधेरे और ब्लीक थे। सिर्फ खुली खिड़कियों से आती मूनलाइट और डीमन क्वीन की सिगरेट की स्पार्क ही रोशनी थी। कासल में चलते हुए वो सोचती है कि इस हीरो के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो काफी टाइम से यहाँ है और उसे उसका नाम तक नहीं पता। उसके बारे में सोचते सोचते वो थोड़ी सी ब्लश भी करने लगती है। शायद वो लड़का ही वियर्ड था या फिर शायद गलती उसकी ही थी। एरेंस के दौरान उसकी नज़र एक ब्राइट लाइट पर पड़ती है जो मैसिव बैल्कनी से आ रही थी।
वहीं खड़ा था वो यंग लड़का, बिल्कुल स्टैचू की तरह, नाइट स्काई के शाइनिंग स्टार्स के नीचे खड़ा हुआ। ये सीन देखकर डीमन क्वीन रुक जाती है। वो पास जाकर पूछती है, स्टार्स एंजॉय कर रहे हो? लड़का बस एक कैजुअल सा हाँ बोलता है। फिर वो कहता है कि जब भी वो स्टार्स को देखता है तो उसे अपना एक अच्छा दोस्त याद आता है। डीमन क्वीन को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिस्पॉन्ड करे। शायद उसके पास कहने के लिए वर्ड्स न हो, लेकिन रात के आसमान की खूबसूरती उसकी आंखों और चेहरे पर रिफ्लेक्ट हो रही थी, और वही रिस्पॉन्स के लिए काफी थी। डीमन क्वीन को लगा कि शायद यही सही वक्त है हीरो से उसका नाम पूछने का। लेकिन जैसे ही उसने सवाल पूछा, उसकी आंखों में आई हुई जिंदगी की एक छोटी सी चमक फिर से गायब हो गई। उस सवाल को सुनकर वो अपना असली नाम लगभग भूल ही चुका था। इस दुनिया में सब उसे सिर्फ हीरो के नाम से जानते थे। कभी लोग उसे हे बोलते थे, कभी किल द मॉन्स्टर, कभी लिटिल अनटैलेंटेड डम एस मॉन्स्टर, और पता नहीं क्या क्या। डीमन क्वीन ने उसे थोड़ा सा रोककर क्लैरिफाई किया। उसका मतलब ये नहीं था, वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि उसके पेरेंट्स ने उसका क्या नाम रखा था। ये बात सुनकर सब कुछ क्लियर हो गया। हीरो का असली नाम था इतामी। स्टार्स को देखते हुए बिना अपनी नज़र हटाए डीमन क्वीन ने इतामी को एक ऑफर देने का सोचा। उसकी सल्ट्री आवाज़ में ये वर्ड सुनकर डिप्रेस्ड हीरो का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में फिर से आंसू भरने लगे। क्यों? ये देखकर डीमन क्वीन फिर से कंफ्यूज हो गई। लगता था जैसे ये लड़का हर इंटरैक्शन के बाद रोने लगता है। इतामी अपने आंसू पोंछने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इस क्रूएल दुनिया में उसे सिर्फ 2 बार उसके असली नाम से बुलाया गया था, और आज काफी टाइम बाद उसे फिर से अपना नाम सुनने को मिला था। बस इसी बात की खुशी थी। डीमन क्वीन को नहीं लगा था कि ये इतनी बड़ी बात होगी। उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि ह्यूमन वर्ल्ड इस लड़के के साथ उसकी सोच से भी ज्यादा क्रूएल रहा है। डीमन क्वीन अपनी बात कंटिन्यू करना चाहती थी। वो उसे हीरो कहने वाली थी, लेकिन बीच में ही रुक गई। उसने जानबूझकर खुद को रोक लिया। वो उसे उसके असली नाम से बुलाना चाहती थी, ना कि वो नाम और टाइटल जो किंगडम ने जबरदस्ती उस पर थोप दिया था। इतामी। सिंपैथेटिक डीमन क्वीन ने एक कदम पीछे हटकर इतामी की तरफ एक बड़ी सी स्माइल के साथ देखा। उस स्माइल के साथ उसके अडोरेबली टेरिफाइंग फैंग्स चमक उठे। उसकी डेमोनिक विंग्स भी पहली बार बिल्कुल ग्रिम नहीं लग रही थी। उसने अनाउंस किया कि आज से इतामी उसके कासल में फ्रीली रह सकता है, और वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनेगा। उसने प्रॉमिस किया कि आज के बाद सब उसे सिर्फ उसके असली नाम इतामी से ही बुलाएंगे। जो डीमन ओवरलॉर्ड दुनिया को रूथलेस लगती थी, इतामी की नज़र में वो किसी एंजल से कम नहीं थी। हर बार जब वो उसका नाम लेती, इतामी का टूटा हुआ दिल थोड़ा थोड़ा हील होने लगता, और जब उसने कहा कि तुम यहाँ खुश रहोगे, तो दुख और डिस्पेयर से पैदा हुए आंसू कंफर्ट और होप के आंसुओं में बदल गए। जिंदगी में दूसरी बार इतामी का वुंडेड दिल और सोल धीरे धीरे हील होने लगा। इमोशन से भरी वो रात गुजर चुकी थी, और डीमन लॉर्ड के कासल पर सुबह का सूरज उग चुका था। इतामी और डीमन क्वीन साथ साथ कासल के हॉल्स में चल रहे थे। अच्छा था कि यहाँ के डीमंस को पता नहीं था कि असली हीरो दिखता कैसा है। इस वजह से इतामी एक नए ह्यूमन एलाय के गाइस में पूरे कासल में फ्रीली घूम सकता था। ये बात इतामी के लिए काफी सरप्राइजिंग थी। उसे नहीं पता था कि डीमन फैक्शन के पास ह्यूमन एलाइज भी होते हैं। डीमन क्वीन ने कंफर्म किया कि हाँ, कुछ सिलेक्टेड ह्यूमंस के साथ उनके अरेंजमेंट्स हैं। इतामी के अलावा 3 और लोग थे जो पहले डीमन लॉर्ड आर्मी का हिस्सा थे। अभी वो ह्यूमन किंगडम्स में स्पाइस के रूप में काम कर रहे थे। इसी बीच डीमन क्वीन को एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई। उसने इतामी को ध्यान से देखा, और तब उसे रियलाइज हुआ कि लड़के की हालत कितनी खराब है। वो एक टैटर्ड होमलेस हुडी पहने हुआ था, और नीचे चीप बेकार पैंट्स। हेड से टो तक उसका पूरा आउटफिट रूइंड था, बिल्कुल अबिस्मल। डीमन क्वीन की नज़र उसके हाथों पर पड़ी। उन पर बैटल स्कार्स भरे हुए थे। न जाने कितनी डेथ डिफाइंग ड्यूअल से गुजरा होगा वो। उसे ऊपर नीचे स्कैन करते हुए उससे पूछना ही पड़ा, आखिरी बार कपड़े कब बदले थे? इतामी ने मीकली बताया कि इस दुनिया में आने के बाद उसे कपड़े बदलने का मौका ही नहीं मिला। ये सुनकर डीमन क्वीन हैरान रह गई। उसके हिसाब से हीरो को यहाँ आए 2.5 साल हो चुके थे। ह्यूमन किंग ने दुनिया को बताया था कि हीरो अभी अभी समन हुआ है, लेकिन वो झूठ था। असल में इतामी को यहाँ आए 2.5 साल हो चुके थे। पहले आधे साल के लिए उसे एक टेबल से जंजीरों में बांध दिया गया था। एक क्रीपी आदमी रोज उस पे पेनफुल और इनह्यूमेन एक्सपेरिमेंट्स करता था, दिन रात बिना रुके। उन 6 महीनों के बाद उसे दुनिया में छोड़ दिया गया,
और एक मर्सिलेस किंग ने उस पर इतने क्वेस्ट्स थोप दिए कि उसे कपड़े बदलने का भी वक्त नहीं मिला, न नहाने का टाइम, न सांस लेने का। जब डीमन क्वीन को लगा कि बात इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती, इतामी ने कैजुअली एक और ट्रॉमा ड्रॉप कर दिया। कासिल में चलते चलते ये सब सुनकर डीमन क्वीन की आंखें भर आईं। ह्यूमैनिटी ने एक कंफ्यूज्ड अकेला यंग लड़के के साथ कितना इनह्यूमेन बिहेवियर किया था। उसे इतना बुरा लगा कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो इतामी को नए कपड़े देगी। और अब जब इतामी ने बात उठाई तो एक और चीज क्लियर हो गई। डेथ की स्मेल सच में उसके साथ चलती थी, और ये मेटाफर नहीं था। वो लिटरली इतना बदबू मार रहा था कि उसकी ओडर किसी को भी मार सकती थी। बिफोर क्लोथ्स, इतामी को सबसे पहले एक बात चाहिए था, और वो भी अर्जेंटली। उसकी स्मेल इतनी ज्यादा थी कि खुद डीमन ओवरलॉर्ड भी उसे टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। और इसी मोमेंट पर जैसे आपके फीड में अचानक से एक वैलेंटाइंस डे का पोस्टर आ जाए, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि एक डिप्रेस्ड हीरो की भी गर्लफ्रेंड है और आपकी नहीं। लगता है आने वाले टाइम में और भी डिप्रेस्ड हीरोज होने वाले हैं। इसके बाद की रियलिटी ये है कि और भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उस डिप्रेशन से कोप करने के लिए उन्हें भी अपनी पर्सनल डीमन क्वीन की तलाश करनी पड़ती है, जो आगे चलकर उनके दिल की क्वीन बन जाती है। लेकिन चलिए वापस अपनी कहानी पर आते हैं। आज का मिशन है इतामी के लिए नए कपड़े ढूंढना, ताकि उसे उसके बदबू भरे स्टार्टर क्लिट से बाहर निकाला जा सके। इस काम के लिए कैसल में एक अटेंडेंट है जो मदद कर सकती है। उसका नाम है सिबिट। डीमन क्वीन को उसकी जरूरत तुरंत थी। ये टैन स्किन्ड डेमोनिक मेड, जिसके सर पर एक सिंगल हॉर्न था, सिर्फ एक कॉल दूर थी अपनी मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो करने से। उसकी कर्टसी देखने में काफी ग्रेसफुल लगती है, लेकिन असल में सिबिट काफी ज्यादा ट्रबलसम है। उसकी स्मग स्माइल ही बता देती है कि वो कोई नॉर्मल वेल बिहेव्ड मेड नहीं है। सरप्राइजिंगली डीमन क्वीन अपनी अटेंडेंट के साथ काफी रिस्पेक्टफुल थी। वो अपने लोगों का अच्छा ख्याल रखती है। उसने इतामी को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया। सिबिट डीमन क्वीन की पर्सनल मेड और क्लोज कंपेनियन। सिबिट ने फिर से रिस्पेक्टफुली कर्टसी की, लेकिन उसके बाद जो नजर उसने इतामी पर डाली वो काफी क्यूरियस थी। वो बिना हिचकिचाए उसके पास आई और उसकी लुक्स की तारीफ करने लगी। उसके हिसाब से इतामी ठीक ठाक दिखता था, लेकिन थोड़ा वीक लगता था, जो एक ह्यूमन के लिए नेचुरल ही है। सिबिट ने अपनी डाउट्स डीमन क्वीन से शेयर की कि क्या वो सच में इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। डीमन क्वीन और इतामी दोनों ही कंफ्यूज हो गए कि वो एग्जैक्टली किस बात की तरफ हिंट दे रही थी। सिबिट ने बात को काफी कैजुअली और ओवर ड्रामेटिक तरीके से एक्सप्लेन किया, जिससे डीमन क्वीन तुरंत अनकंफर्टेबल हो गई। डीमन क्वीन ने तुरंत इतामी के कान कवर कर दिए और सिबिट को उसकी इनअप्रोप्रिएट बातों के लिए डांट दिया। उसके साथ ही उसे एक हैवी सैलरी कट भी मिल गया। लगता था ये सब सिबिट के लिए नया नहीं था। उसकी हरकतें देखकर ये काफी रेगुलर अकरेंस लग रही थी। इस इंसिडेंट के बाद सब वापस ओरिजिनल काम पर आ गए। इतामी के लिए नए कपड़े। कैसल में ह्यूमन साइज के नए कपड़े इजीली अवेलेबल नहीं थे, लेकिन एक ऑप्शन था डीमन क्वीन के भाई का वार्डरोब। शायद उनमें से कुछ कपड़े इतामी को फिट आ जाए। सिबिट इन प्रैक्टिकल चीजों में काफी रिलायबल थी। वो हमेशा क्वीन के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में सोचती है, बस कभी कभी उसकी इमेजिनेशन थोड़ी ज्यादा ही आगे चली जाती है, और जब भी ऐसा होता है उसके चेहरे पर एक नोटिसेबल ब्लश आ जाता है। डीमन क्वीन एक नजर में समझ जाती है कि सिबिट क्या सोच रही है, और अगर जरूरत पड़े तो वो उसे सीधा डिसिप्लिन करने से भी पीछे नहीं हटती। कपड़ों का मिशन उन्हें कैसल के स्टोरेज रूम तक ले आया। यहीं डीमन क्वीन के भाई के कपड़े रखे हुए थे। रूम इतना बड़ा था कि कपड़ों के पहाड़ लगे हुए थे। तीनों ने डिसाइड किया कि अलग अलग जगह सर्च की जाए। हैरानी की बात ये थी कि ये सारे कपड़े सिर्फ एक ही इंसान के थे। लगता है डीमन क्वीन का भाई काफी फैशन लवर है। इस बात को सोचकर डीमन क्वीन थोड़ी इरिटेट हो गई। उसके भाई की गर्लफ्रेंड उसे डॉल की तरह ड्रेस करना पसंद करती थी। इसी वजह से उसका पुराना वार्डरोब यहाँ डंप कर दिया गया था। इतामी थोड़ा कंसर्न था कि बिना परमिशन कपड़े लेना ठीक होगा या नहीं, लेकिन डीमन क्वीन कॉन्फिडेंट थी कि उसके भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो वैसे भी सिर्फ एक ब्लैक कोट पहनता था जो उसने खुद गिफ्ट किया था। काफी देर सर्च करने के बाद सिबिट को एक आउटफिट मिला जो इतामी को फिट आ सकता था। डीमन क्वीन ने कैजुअली इतामी को कहा कि कपड़े ट्राई करने के लिए रेडी हो जाए। प्रेशर में आकर इतामी बिना ज्यादा सोचे कंप्लाई कर गया। जैसे ही नया आउटफिट ट्राई हुआ, दोनों डीमन लेडीज थोड़ी देर के लिए स्टन हो गई। इतामी कंफ्यूज हो गया और पूछने लगा कि वो उसे इतनी अजीब नजर से क्यों देख रही हैं। उसके लिए उसके स्कार्स नॉर्मल थे, लेकिन डीमंस के कल्चर में स्कार्स के बारे में पूछना रूड माना जाता है, इसलिए दोनों चुप रहीं, चाहे उनके मन में सवाल ही क्यों ना हो। आखिरकार 2.5 साल बाद इतामी फाइनली डिसेंट लग रहा था। वो शायद हीरोइक नहीं लग रहा था, लेकिन पहले से बेटर था। सिबिट की नज़र में तो वो पहले से ही काफी इंप्रेसिव लग रहा था। इस पॉइंट पर डीमन क्वीन को फिर से इंटरवीन करना पड़ा, वरना सिबिट फिर से ट्रबल क्रिएट कर देती।
और इसी के साथ इतामी के नए चैप्टर की शुरुआत होती है, एक ऐसी जगह पर जहां उसे पहली बार थोड़ा नॉर्मल फील होने लगा था। डीमन क्वीन की पर्सनल मेड अक्सर उसे उसकी गिवन नेम सी से बुलाती है। आज डीमन क्वीन पेपर वर्क में बिजी थी और सीबेट उसे एक ड्रिंक ब्रेक देने आई थी। डीमन क्वीन को काम के बीच डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है, लेकिन सीबेट की क्यूरियोसिटी ज्यादा स्ट्रांग थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर इतामी के बॉडी पर इतने सारे स्कार्स आए कैसे। सी के पास कुछ आइडियाज थे, लेकिन बिना ये बताए कि इतामी लेजेंडरी हीरो है, सच एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल था। फिर भी कोई भी इजीली कह सकता था कि वो लड़का मॉन्स्टर से काफी बार लड़ चुका है। सीबेट का पहला थॉट ये था कि शायद इतामी पहले एक एडवेंचरर रहा हो। ये थ्योरी काफी रीजनेबल थी। सी ने ना तो इस बात को कंफर्म किया, ना ही डिनाई, लेकिन सीबेट के हिसाब से इतने ज्यादा ग्रूसम वुंड्स कोई नॉर्मल बीइंग सर्वाइव ही नहीं कर सकता। सिर्फ बॉडी ही नहीं, ऐसा लगता था जैसे उसका माइंड भी उतनी ही गहरी चोटों से गुजरा हो। डीमन क्वीन ने पहले इस एंगल पर ध्यान नहीं दिया था। ये सिर्फ और एक एडिशन था इतामी के दुख और पेन के पाइल में। उसे अच्छी तरह पता था कि कांस्टेंट बैटल्स माइंड के लिए कितनी डेंजरस होती हैं, स्पेशली तब जब सामने कोई उसके छोटे भाई जैसा ओपोनेंट हो। ये छोटा सा डिटेल सीबेट के शार्प ईयर से नहीं बच सका। सी से स्लिप हो गया और इनडायरेक्टली ये रिवील हो गया कि इतामी ने डीमन क्वीन के भाई से फाइट की थी। अब सीबेट चुप नहीं रह सकती थी। उसने तुरंत समझ लिया, सिर्फ डीमन क्वीन का भाई ही किसी को इस हालत में छोड़ सकता था। ये बात सीबेट के लिए काफी शॉकिंग थी। इसका मतलब था कि इतामी इनसेनली स्ट्रांग है। उस मॉन्स्टर के साथ लड़ना एक बात है, लेकिन उससे जिंदा रहना बिल्कुल अलग। और ऊपर से इतामी तो सिर्फ एक ह्यूमन है। इसी थॉट के साथ सीबेट को एक और इम्पॉर्टेंट बात याद आ गई। उसकी आवाज़ थोड़ी कांपने लगी जब उसने डीमन क्वीन को बताया कि आज उसका भाई कैसल वापस आ रहा है। अगर दोनों अब मिल गए तो क्या होगा, ये कोई नहीं कह सकता। वैसे भी अब स्पेक्युलेट करने की जरूरत नहीं थी। जो सीबेट डर रही थी वो ऑलरेडी हो चुका था। डीमन लॉर्ड के कैसल के लॉबी में इतामी और डीमन क्वीन का भाई एक दूसरे को देख चुके थे। क्वीन का भाई अभी भी बैंडेजेस में था, पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, ऐसे दुश्मन जो एक दूसरे को मौत के बिल्कुल करीब तक ले जा चुके थे। ना कोई नफरत थी, ना कोई डर, लेकिन डीमन क्वीन का भाई इस ह्यूमन को कैजुअली कैसल में घूमने देने वाला नहीं था। उसने इतामी से कहा कि अपनी तलवार तुरंत बुलाओ। उनके बीच एक जेंटलमैन्स प्रॉमिस था। इतामी ने कसम खाई थी कि वो फाइट करेगा। उस पल फॉर्मर हीरो के चेहरे पर एक अलग ही टाइप की स्माइल आई। उसने अपना स्कार्फ फिल्ड हाथ उठाया और अपनी ब्लेड को बुलाया, सागी। उसे याद था उनका बीच का प्रॉमिस। लेजेंडरी ब्लेड सागी कैसल के हॉल से होते हुए इनक्रेडिबल स्पीड के साथ दौड़ती हुई आई और सीधा इतामी के हाथ में आ गई। अब वक्त आ चुका था उस प्रॉमिस को पूरा करने का। शाम होने वाली थी। दोनों लोग कैसल के बाहर गए अपना मैटर सेटल करने के लिए। उनका तरीका सिंपल था, सीधा, नो नॉनसेंस। इतामी क्लियरली नर्वस था। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी जब उसने काउंटडाउन शुरू किया। 3। क्वीन का भाई उसे सीधा आंखों में देख रहा था, जैसे उसे जज कर रहा हो। 2। इतामी के आईज के नीचे डार्क सर्कल्स थे, लेकिन उनमें अब ज्यादा लाइफ थी। 1। फाइट शुरू होती है जब इतामी अपनी लेजेंडरी ब्लेड को ऑर्डर देता है सीधा अटैक करने के लिए। ब्लेड हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है। उसकी मूवमेंट अनप्रिडिक्टेबल थी, अवॉइड करना मुश्किल। लेकिन डीमन क्वीन का भाई एक हाईली स्किल्ड फाइटर था। वो कैजुअली जंप करके ब्लेड पर ही चढ़ गया, जैसे स्केटबोर्ड हो। स्वॉर्ड की स्पीड 1 सेकंड के लिए भी कम नहीं हुई। इतामी इस रिएक्शन को देखकर स्टन रह गया। जैसे ही उसने सागी को वापस बुलाया, दोनों फाइटर्स का फोकस थोड़ा लूज हो गया। उन्होंने वो मूव्स नहीं किए जो नॉर्मली फाइट में किए जाते। और फिर एक एमेच्योर मिस्टेक, दोनों एक्सीडेंटली एक दूसरे से टकरा गए। दोनों जमीन पर गिर पड़े। इस बार कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई, बस दोनों के मुंह से निकला होली। सागी उनके बीच मिट्टी में पड़ी हुई थी। कुछ पल के लिए एक अजीब सी साइलेंस छा गई। फिर डीमन क्वीन का भाई स्मर्क करने लगा, जैसे हंसी रोक रहा हो। और फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाया, जोर जोर से हंसने लगा। उसे पता था कि इतामी इजीली डॉज कर सकता था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। वो पेट पकड़कर हंस रहा था इस स्लॉपी सेकंड राउंड फाइट पर, जबकि उनकी पहली फाइट बिल्कुल डेडली थी। इतामी खुद भी कंफ्यूज था। उसने सच में डॉज करने की कोशिश ही नहीं की। कुछ ही सेकंड्स में दोनों लोग हंस हंस कर जमीन पर लोटपोट हो रहे थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि एग्जैक्टली फनी क्या है। बस ये एक ऐसा मोमेंट था जो सिर्फ उन दोनों के बीच शेयर्ड था।
जब हंसी धीरे धीरे कम हुई, डीमन क्वीन के भाई ने इतामी के कंधे पर हाथ रखा और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों की आंखें मिली और ऐसा लगा जैसे एक टेरिफाइंग ऑर्डील से गुजरे हुए दो भाइयों के बीच एक स्पेशल बॉन्ड बन चुका हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक दूसरे को बहुत ही गहरे लेवल पर समझते हों। आखिरकार डीमन क्वीन के भाई ने ऑनेस्टली बोला कि उसे खुशी है कि इतामी जिंदा है। काफी दिन हो चुके थे जब इतामी लास्ट टाइम रोया था, लेकिन ये शब्द सुनते ही उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी कनेक्शन के थे जो एक सपोज्ड एनिमी के साथ बन चुकी थी। पिछले कुछ दिन या शायद महीने उसे लग रहा था जैसे उसका अपने इमोशंस पर बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं रहा, लेकिन आज अलग था। आज वो कंट्रोल में था और उसने डिसाइड किया कि वो सब कुछ बाहर निकाल देगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रात बैल्कनी पर डीमन क्वीन सी के साथ हुआ था। क्वीन के भाई ने मजाक में कहा कि वो छोटी बच्ची की तरह रो रहा है, लेकिन वो समझ गया। इसी बीच दो बहुत ही सस्पिशियस आंखें झाड़ियों के पीछे से सब कुछ देख रही थी। सीबेट बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी थी। सिर्फ 2 महीने पहले ये दोनों एक दूसरे को मौत के बिल्कुल करीब तक ले गए थे और आज ये ऐसे बात कर रहे थे जैसे पुराने दोस्त लंबे टाइम बाद मिले हों। क्वीन सी ने बस इतना सोचा कि शायद ये बॉयज बीइंग बॉयज है। सीबेट एक सक्यूबस थी जो लोगों को मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट होती है। फिर भी इतामी का बिहेवियर उसके लिए भी वियर्ड था और सीए इस बात से पूरी तरह अग्री करती थी। पहले वाली फाइट भले ही बिना किसी बड़े कॉन्फ्रंटेशन के खत्म हो गई हो, लेकिन इतामी खुद को काफी ड्रेन्ड महसूस कर रहा था। मेन रीजन था इमोशनल रिलीज। वो बार बार सोच रहा था कि उसने डॉज करने की कोशिश क्यों नहीं की। उसे याद आया कैसे वो दोनों मिट्टी पर बैठे थे, बीच में सागी पड़ी हुई थी। उसे क्लियरली याद था क्वीन के भाई का वो कहना कि उसे सच में खुशी है कि इतामी जिंदा रहा। उस फीलिंग ने उसे वही एहसास दिलाया जो तब हुआ था जब डीमन क्वीन ने उसे कासल में रहने की जगह दी थी। उसने प्रॉमिस किया था कि सब लोग उसे उसके असली नाम से बुलाएंगे। इस रूम में इतामी के पास बात करने के लिए सिर्फ सागी ही थी। उसने सोचा शायद वो इस लाइट और शांति का हकदार नहीं है जो वो इस वक्त महसूस कर रहा है। शायद ये सच हो, लेकिन फिर भी वो ट्राई करना चाहता था। वो दोबारा जीने की कोशिश करना चाहता था उन डीमंस के बीच जो उसे ह्यूमैनिटी के किंगडम से कहीं ज्यादा बेहतर ट्रीट कर रहे थे। अगर वो ये रास्ता चुनता है तो उसे ये समझना होगा कि शुरुआत कैसे करे। तब उसे अपनी माँ की एक बात याद आई, जिंदा रहना ही खुशी की पहली निशानी होती है। सोच सिंपल थी, लेकिन इतामी जैसे इंसान के लिए जिसके पास ट्रॉमा का पहाड़ था, ये समझना बहुत मुश्किल था। उसे पता था कि वो जिंदा है, वो पार्ट सॉल्व हो चुका था, पर असली सवाल था वो खुश कैसे बने। इसी वक्त लेजेंडरी ब्लेड सागी ने रिएक्ट किया। उसके हिल्ट के जेम से रोशनी निकलने लगी। इतामी हैरान होकर उस रोशनी में देखने लगा। उसे एक विविड इमेज दिखी। एक छोटी लड़की एक रैबिट बीस्ट को खिला रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी, चाहे उसके दांत परफेक्ट ना हो। वो लड़की उसे ब्रदर हियो कहकर बुला रही थी और कह रही थी कि खुशी लेने से नहीं, देने से मिलती है। बस उसकी स्माइल देखो। इतामी का दिमाग बिल्कुल क्लियर हो गया। जवाब हमेशा से वही था, बस सागी ने उसे थोड़ा गाइड किया। उसका पहला स्टेप ये था कि वो दुनिया में जाकर अच्छा काम करे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इतामी इतना ईगर था कि उसने स्टेयर्स तक यूज नहीं की। वो सीधा अपने रूम के बालकनी से जंप कर गया। नीचे लैंड करके उसने एक मेड से पूछा कि क्या उसे किसी चीज में मदद चाहिए। मेड अपना काम कर रही थी, गाना गाते हुए, बिल्कुल केयरफ्री। इसलिए वो शॉक हो गई जब क्वीन का बॉडीगार्ड अचानक सामने आ गया। इसी वक्त सीबेट अपनी नॉर्मल राउंड्स पर थी और उसने ये पूरा सीन देख लिया। इतामी दूसरों से बात कर रहा था, मदद कर रहा था, ना कि अपने रूम में ग्लूमी आइसोलेशन में बैठा हुआ। ये सीन बिल्कुल नया और अजीब था। सीबेट दूर से देख रही थी जब इतामी थोड़ा शर्माते हुए मेड की चोर्स में मदद कर रहा था। ग्रीन हेड मेड काफी इम्प्रेस थी। उसके दिल में तो फायरवर्क्स ही चल रहे थे। दूर खली सीबेट के दिमाग में सिर्फ डीमन क्वीन सी का ख्याल आया और ये भी कि उसका लड़का ऑलमोस्ट छीन लिया गया था। बातें और नजरों का एक्सचेंज काफी डेंजरस लग रहा था और कुछ ही देर में सिचुएशन और ऑकवर्ड हो गई। कासल में एक और शांत दिन, एक और नया ड्रामा। डीमन क्वीन सी खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या देख रही है। उसने अपनी पर्सनल मेड सीबेट से पूछा
कि क्या ये सब सच में ज़रूरी है। सीबेट ने सीरियस टोन में जवाब दिया कि हाँ, ये एक अर्जेंट मैटर है। इतना अर्जेंट कि उसने इतामी को ज़बरदस्ती चेयर पर बिठा दिया। पूरा सीन देखकर क्वीन भी थोड़ी स्टन हो गई। सीबेट बस इतना चाहती थी कि उसकी मास्टर को समझ आ जाए कि उसका लड़का ऑलमोस्ट किसी और के साथ चला गया था। डीमन क्वीन को समझ नहीं आ रहा था कि सीबेट किस बात की टेंशन ले रही है, पर सीबेट को अपनी मास्टर पर तरस आ रहा था। वो डीमन क्वीन थी, पावरफुल, फियर्ड और अडोर्ड, लेकिन साथ ही वो बहुत ही क्लूलेस भी थी जब बात इमोशंस की आती है। बेवकूफ औरत, सी गुस्से में बोली और मेड को धमकी दी कि उसकी सैलरी आधी कर देगी। लेकिन ये इंटिमिडेशन टैक्टिक अब काम करने वाली नहीं थी। बात यहाँ तक आ चुकी थी कि वो अब कुछ काट भी नहीं सकती थी, क्योंकि सैलरी बची ही नहीं थी। इतामी सिर्फ 2 हफ्तों से डीमन लॉर्ड के कैसल में रह रहा था, लेकिन इतने कम टाइम में ही उसने इतने सेल्फलेस काम कर दिए थे कि एक तरह का फैन क्लब बन गया था। इस फैन क्लब में मेड्स और हत्ता की क्वीन का छोटा भाई भी शामिल था। इस मोमेंट पर सी को फाइनली समझ आया कि असल में क्या स्टेक पर लगा हुआ है। अब उसे क्लियरली दिख रहा था जो उसकी पर्सनल मेड इतनी देर से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब ये दोनों खतरनाक औरतें टीम अप हो गईं, तो इतामी के लिए सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। सीबेट के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आया। उसने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी मेल क्रीचर के बॉल्स काट दिए जाएं, तो वो नेचुरली शांत हो जाता है। सी गुस्से से अंधी हो चुकी थी। उसने अग्री कर लिया कि इतामी को वैसे भी उनकी जरूरत नहीं है। सीबेट बस खुश थी कि इतने टाइम बाद उसकी मास्टर फाइनली समझ पाई। दोनों बिना वक्त गवाए सिजर्स ढूंढने निकल पड़ी। इधर इतामी ऑलरेडी पैनिक कर रहा था। वो ये पूरी बिल्कुल ही अनहिंज्ड कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, लेकिन बंधा हुआ था और मुंह पर टेप लगा हुआ था। वो चीख भी नहीं सकता था। जब सिजर्स नहीं मिली तो दोनों ने डिसाइड कर लिया कि स्वॉर्ड का यूज करेंगे। इसी बीच क्वीन का भाई और उसकी लंबी ब्लॉन्ड गर्लफ्रेंड कैसल से ज्यादा दूर नहीं एक कब्र पर श्रद्धा देने आए हुए थे। तभी उसे एक अजीब सी सेंसेशन महसूस हुई। इतामी के साथ जो ब्रदरली कनेक्शन था, उसकी वजह से उसे लगने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने बिना देर किए ग्रेव विजिट शॉर्ट कर दिया। कहीं ना कहीं उसे पता था कि उसके दोस्त को उसकी जरूरत है। वो पूरी ताकत से कैसल की तरफ दौड़ पड़ा। डीमन क्वीन के ऑफिस के अंदर दोनों औरतें अभी भी एग्जैक्ट मेथड पर बहस कर रही थीं। उन्हें डर था कि अगर स्वॉर्ड का यूज किया तो इतामी मर भी सकता है, क्योंकि ह्यूमंस का बॉडी नेचुरली वीक होता है। उन्हें पता भी नहीं चला कि लिल ब्रो ऑलरेडी छुपकर अंदर आ चुका था। वो इतामी को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीबेट की नॉट्स किसी वजह से बहुत ही परफेक्ट थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतामी ने ऐसा क्या किया जो उसके साथ ये सब हो रहा है। सी तो ये तक सोचने लगी कि शायद इतामी को जिंदगी भर बंधा ही रहने दे, ताकि बॉल्स काटने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ये प्लान भी काम नहीं आने वाला था। लिल ब्रो ने सीधा पूरी चेयर ही उठा ली और बाहर ले जाने लगा। इसी वक्त सीबेट कुछ और सजेस्ट करना चाहती थी, लेकिन सी को पहले ही अंदाजा हो गया कि आइडिया काफी ल्यूड होता, इसलिए उसने बात वहीं रोक दी। अगला दिन आ गया और ऐसा लगा जैसे वो ऑलमोस्ट न्यूटरिंग इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं। इतामी कैसल के हॉल्स में घूम रहा था जब उसकी नजर एक फ्लायर पर पड़ी जो एक बड़े पिलर पर लगा हुआ था। इसी दौरान क्वीन सी अपनी डेली राउंड्स पर थी और उसकी इतामी से मुलाकात हो गई। इतामी फ्लायर पढ़ने में इतना डूबा हुआ था कि उसे क्वीन का आना महसूस ही नहीं हुआ। क्वीन ने खुद आवाज लगाकर पूछा कि वो क्या देख रहा है। इतामी फायरवर्क्स की फ्लायर से बहुत ही फैसिनेटेड लग रहा था। उसे पता ही नहीं था कि डीमंस भी फायरवर्क्स फेस्टिवल मनाते हैं। ये एक्चुअली एक इंटररेशियल फेस्टिवल था जो पूरे कॉन्टिनेंट में मनाया जाता था। हर रेस का अपना वर्जन होता था इस फेस्टिवल का। इस दिन लोग उन सबको याद करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। डेथ एक यूनिवर्सल चीज है, इसलिए सब लोग मिलकर उन्हें याद करते हैं जो गुजर चुके होते हैं। इतामी सिर्फ फ्लायर ही नहीं, पूरे इवेंट से डीपली अटैच्ड लग रहा था। क्वीन सी ने ये नोटिस किया, इसलिए उसने सीधा पूछ लिया कि क्या वो फेस्टिवल जाना चाहेगा। इतामी ने तुरंत कहा कि वो जाना चाहता है, लेकिन उसकी ड्यूटी है क्वीन का बॉडीगार्ड बनकर हमेशा उसके साथ रहना। ऐसे मौकों पर उसे बिल्कुल तैयार रहना चाहिए किसी भी अनएक्सपेक्टेड डेंजर के लिए। क्वीन थोड़ी सरप्राइज हुई कि इतामी इतनी लॉजिकल बात कर रहा है, लेकिन वो देख सकती थी कि वो फायरवर्क्स फेस्टिवल सच में जाना चाहता है। उसके हाथ में एक फायरवर्क रेसिपी भी थी जिसे वो कस के पकड़ रहा था। क्वीन ने सोचा कि इतामी किसी वजह से बहुत ज्यादा जाना चाहता है, तो एक रीजनेबल कॉम्प्रोमाइज निकाला गया। अगर वो क्वीन के बिना नहीं जा सकता तो दोनों साथ ही चलते हैं। इतामी की आंखों में एक हल्की सी उदासी थी, जैसे वो किसी को या किसी याद को याद कर रहा हो। क्वीन सी इस बात पर ब्लश करने लगी, क्योंकि अगर वो साथ जाने का बोलेगी तो ये बिल्कुल डेट जैसा लगेगा।
थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके सीधा पूछ ही लिया कि क्या वो फायरवर्क्स फेस्टिवल साथ चलना चाहेगा। उसकी आवाज़ कंपोज्ड थी, लेकिन ब्लश सब कुछ बता रहा था। उसने कहा कि वो भी फेस्टिवल जाना चाहती है, इसलिए साथ जाना ही बेस्ट होगा। अब सिर्फ क्वीन ही नहीं, इतामी भी पूरी तरह से ब्लश कर रहा था। प्लान फाइनल हो चुका था, लेकिन पहले इतामी को जो फायरवर्क रेसिपी पकड़ रखी थी उसे डीमन फायरवर्क मास्टर को देना था। ये पूरी इंटरैक्शन 3 जाने पहचाने लोग एक पॉटेड प्लांट के पीछे छुपकर देख रहे थे। लिल ब्रो को लग रहा था जैसे उसके कान उसे धोखा दे रहे हों। उसकी बहन किसी को डेट पर पूछ रही थी, ये बिल्कुल अनरियल था। सीबेट ने कंफर्म किया कि उन्होंने सब कुछ सही सुना। डीमन क्वीन अपने बॉडीगार्ड के साथ फेस्टिवल डेट पर जा रही थी और इसी के साथ ऑपरेशन सी इतामी ऑफिशियली शुरू हो गया। इसी पल से एजेंट्स के पास कूल सनग्लासेस भी थे ताकि कोवर्ट मिशन कंप्लीट हो सके। तो ये था इतामी और डीमन क्वीन का ये इमोशनल और अनएक्सपेक्टेड चैप्टर। आगे क्या ये फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेशन रहेगा या कुछ और भी लाने वाला है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सिर्फ एनिमे लोर हिंदी पर।